यस, वीवर्स वो होते हैं जो वीविंग करते हैं, ठीक है, जो जैसे हमने देखा है हमारी दादी नानी जो रहती है बैठे बैठे वीविंग करते रहते हैं, स्वेटर बुनते रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो इंडियन वीवर्स के बारे में यहाँ पर बहुत कम है, और हमारी रियल लाइफ की 3 स्टेजेस के बारे में यहाँ पर बताया है आपकी फेवरेट सरोजनी नायडू ने, ठीक है। सरोजिनी नायडू पर एक क्वेश्चन भी आया था रिसेंटली, उसमें कौन बनेगा करोड़पति में, याद होगा तुमको, जो एक बंदी है जो जीत कर गई थी 50 लाख, उसने ये क्वेश्चन का आंसर दी थी तुक्के से कि सरोजिनी नायडू की एक कोई पोयम थी, उसने वो सरोजिनी नायडू ने वो पोयम कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, और 4-5 लैंग्वेजेस उसमें बताई गई थी, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, फारसी, ये सारी लैंग्वेजेस बताई गई थी उसमें। तो फारसी वाज राइट आंसर आई थिंक, ठीक है। तो शायद हो सकता है उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा बहुत उनका जिक्र मिले तुमको, पूछेंगे नहीं पेपर में, बट दो वी आर गोइंग टू रीड इट। लेट्स स्टार्ट। सरोजिनी नायडू 1879 to 1949 was a political activist, feminist and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress, INC, कांग्रेस की वो बनी प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन। ये हो सकता है उस समय की बात होगी जब हमारा देश आजादी के लिए लड़ रहा होगा, तब प्रेसिडेंट भी तब भी बनते थे, क्योंकि वो एक छोटा सा हमारा पार्टी थी, पार्टी के बनते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. तो यहाँ पर ये लिखा गया है sobriquet. sobriquet का मीनिंग क्या होगा? Anybody? या sobriquet इसको बोल सकते हैं, sobri बोल सकते हैं, sobrica, sobriquet सभी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। देखो उसका मीनिंग, निकनेम, sobriquet इज निकनेम, पेट नेम जिसको हम बोलते हैं घर पे, तो पेट नेम नहीं लिखना है, निकनेम लिखना है। Later she became the governor of United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of governor in independent India. आजादी के बाद में पहली वुमन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर कौन होता है? साइन वाइन करते हैं ना नोट पर, उनकी साइन रहती कई बार, ठीक है, अलग अलग गवर्नर्स की, वो हो सकता है शायद। आगे, इंडियन व्यूअर्स, कहीं पर तुमको लगे मैं गलत हूं या मेरे से तुमको डिबेट करना है तो तुम वो भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, शर्माना नहीं है क्लास में। इंडियन व्यूअर्स इज अ शॉर्ट पोएम वेयर द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स, यहां से अंडरलाइन करेंगे, 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट्स, यहां से लेकर पूरा पैराग्राफ आखिरी तक। 3 टाइप्स ऑफ गारमेंट दैट द वीवर्स वीव एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ अ डे। ईच स्टैंजा ऑफ द पोएम represents the 3 important events of human life. पहला बता रहा है birth, that is childhood, second is adulthood, young, and death is the old. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. अलग अलग इवेंट में हमारे अलग अलग मूड होते हैं, ऐसा सरोजिनी नायडू का कहना है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि वीवर्स क्या करते हैं। अब सबसे पहली बात जो इसमें बताया गया दैट इज नॉट ट्रू। अगर हम फैक्ट देखेंगे तो वीवर जब एक काम लेगा वीविंग का तो वो दिन भर वही करेगा, सीधी बात है। ऐसा नहीं कि वो सुबह अलग करेगा, दोपहर में अलग करेगा, रात को अलग करेगा, नहीं, दिन भर वो एक ही काम करेगा, वो कंप्लीट होने पर दूसरा काम उठाएगा।
इसमें ऐसा बताया गया है कि वीवर्स दिन के 3 समय पर 3 अलग अलग चीजें बुनते हैं और इसके साथ में हमारी लाइफ के स्टेजेस को बताया गया है बस, ठीक है। बट दैट इज नॉट ट्रू। वीवर्स वो काम करेगा जो उसको सही लगेगा उस समय पर, ऐसा है। इंडियन वीवर्स, सबसे पहले हम देखेंगे डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग। फर्स्ट स्टैंजा में वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वीविंग का मतलब तुमको पता है, तुमने शायद देखा भी होगा, मैं तुमको पिक्चर दिखाता हूँ वीविंग की। हैंडलूम तुमने देखा होगा। ये मैं मॉडर्न टाइम्स की बात कर रहा हूँ। हैंडलूम एंड ऑटोमेटिक भी होता है, दोनों होता है। मैं दिखाता हूँ तुमको। ये भैया दिख रहे हैं तुमको, ये लूम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बंदा, गांधी जी जो थे अपने, गांधी जी अलग थे। गांधी जी चरखे पर करते थे, दैट इज डिफरेंट। अभी जो मशीन्स आ गई है वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। गांधी जी भी शर्ट नहीं पहनते थे, इसमें भी इस बंदे ने शर्ट नहीं पहना। इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको ये काम करने के लिए शर्ट उतारना पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो तुम शर्ट पहन के भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, अंडरलाइन ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे, उसका मीनिंग लिखेंगे सनराइज या फिर मॉर्निंग। सनराइज या फिर मॉर्निंग। वीविंग का मतलब अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं इंटरलेसिंग थ्रेड। जैसे हमारे शर्ट्स वगैरह कैसे बनते हैं, थ्रेड्स को इंटरलेस करते हैं। बचपन में आपको एक एक्टिविटी करवाई होगी, चटाई बनवाए होंगे, चटाई कि एक पेजेस लो बड़े बड़े, उसको काटो। किया है क्या तुमने ऐसा? चटाई बनवाते थे बचपन में, हमसे तो करवाया था, अब तुमसे करवाया कि नहीं पता नहीं। एक छोटा सा मैट बनवाते हैं, ये किया है क्या तुमने बचपन में? सभी से करवाते हैं। हाँ, आगे ब्रेक ऑफ डे का मीनिंग लिख लिया, मॉर्निंग या सनराइज। Why do you weave a garment so gay? गे के अलग अलग मतलब होते हैं। यहां पर हम लेंगे सिंपल मीनिंग, यहां पर मीनिंग लेंगे उसका हैप्पीनेस, या लेंगे विथ फन। विथ फन, ठीक है। गे का मतलब हैप्पीनेस भी होता है। एक और बात, पहले जो मैं क्लासेस लेता था, ऐसा कोई वर्ड आ गया, कभी मैं करण जौहर का नाम ले लूं, तो कुछ बच्चों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं जो भी कर रहा हूं, पहली बात तो ये समझना कि मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूं थोड़ा बहुत। कोई भी चीज को गलत रिमार्क मत ले लेना प्लीज, ठीक है। और कहीं गलत लगे तो मुझे डायरेक्ट बोल देना, सर आप ऐसा मत बोलो प्लीज, तो मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। हर्ट मत हो जाना भाई लोग। आगे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्क्योन वाइल्ड। अब हेल्क्योन को अंडरलाइन करेंगे एंड वाइल्ड को अंडरलाइन करेंगे। हेल्क्योन का मीनिंग दिया हुआ है किंगफिशर, ऑलरेडी गिवन। वाइल्ड का मतलब लिखेंगे फ्री, FREE, फ्री। वाइल्ड मतलब फ्री है वो। साथ में अंडरलाइन करेंगे एज। तो 3 स्टैंजा है हमारे, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3। पहले में बोला है उसने सनराइज के बारे में और उसने कलर यूज किया है ब्लू, ठीक है। We weave the robes of a newborn child, और यहां पर बोला है न्यूबॉर्न चाइल्ड। अंडरलाइन करेंगे रोब्स एंड अंडरलाइन करेंगे न्यूबॉर्न चाइल्ड। रोब्स का मीनिंग लिखेंगे ड्रेस, मतलब जो बच्चे के कपड़े हैं, ड्रेस। और ऊपर में मैंने एज को भी अंडरलाइन करने बोला था, एज, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, मतलब शाम के समय जब
दिन ढल रहा है, फॉल ऑफ नाइट। अंडरलाइन करेंगे फॉल ऑफ नाइट, लिखेंगे लेट इवनिंग, लेट इवनिंग। Why do you weave a garment so bright like the plumes, या plumes या plums बोलेंगे, पता नहीं, plumes बोलेंगे मोस्टली तो, plumes of peacock, purple and green। यहाँ पर कलर बताया है, दो कलर मिक्स है, पर्पल एंड ग्रीन। We weave the marriage wheels of a queen, underline marriage wheels, या wheels भी बोलते हैं उसको, marriage wheels। उसका मीनिंग लिखेंगे ब्राइडल गाउन, ब्राइडल गाउन। जब शादी होती है तो उसके जो जिस लड़की की शादी हो रही है उसके कपड़े हम बनाते हैं, वीवर्स, ठीक है। यहां पर बात हो रही है मैरिज की, मतलब अडल्टहुड की बात हो रही है एक तरह से। पहले न्यूबॉर्न बेबी थे, शाम होते होते अडल्ट हो गए, ठीक है। दो दो कलर्स भी बता रहे हैं वहां पर। और ये जो पैराग्राफ है, आई नो तुमको फील नहीं हो रहा होगा, बट इस पैराग्राफ में रोमांस है, ठीक है। ये हम आगे चल के देखेंगे। डन। मैरिज व्हील्स का मतलब लिख लिए। थर्ड स्टैंजा, वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल। सोलेम, अंडरलाइन सोलेम। सोलेम का मतलब क्वाइट, शांति, क्वाइट, QUITE, क्वाइट। क्विट मत लिख देना, क्यूट मत लिख देना, क्वाइट लिखना है, ठीक है। एंड स्टिल। What do you weave in the moonlight chill? अब ये मूनलाइट की बात कर रहा है, सीधा रात पे चला गया, 12 बज गई इसकी, ठीक है। मूनलाइट, नाइट की बात हो रहा है यहां पर, नाइट, मूनलाइट। White as a feather and white as a cloud, कलर यहां पर यूज हुआ है व्हाइट, और ये दिखा रहा है कि हमारा जो जर्नी है, जो सफर है जिंदगी का, वो खत्म हो रहा है। We weave a dead man's funeral shroud, underline funeral shroud। फ्यूनरल का मतलब तो तुमको पता है, मैयत। श्राउड का मीनिंग लिख लो, श्राउड का मीनिंग वहां पर दिया हुआ है। फ्यूनरल का मीनिंग लिख लो बरियल, बरियल। बरियल में हम क्या करते हैं, बरियल में किसी को भी गाड़ते हैं मरने के बाद। नेक्स्ट इज क्रीमेशन। क्रीमेशन में हम उस बंदे को जलाते हैं, या फिर हम इसको जनरली बोल सकते हैं लास्ट राइट्स, लास्ट राइट्स, RITES, मतलब उसको हम फाइनल अलविदा बोल रहे हैं, ऐसा। ये मैं मीनिंग्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मीनिंग्स आपको आंसर लिखते वक्त काम आएंगे, अभी काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए मीनिंग लिखना जरूरी है। श्राउड का मीनिंग दिया है, द पर्सन इज रैप्ड इन अ फ्रेश क्लॉथ। जो मरते समय जिसको हम रैप करते हैं उसको श्राउड बोलते हैं, बाय सरोजिनी नायडू। अभी हमने देखा इसके मीनिंग्स, अब हम देखने वाले हैं इसके फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच स्टार्टिंग से, सबसे पहले हमने लिखा ब्रेक ऑफ डे, ठीक है। ब्रेक ऑफ डे में स्टार्टिंग में आप लिखेंगे वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे। तो वीवर्स वीविंग यहां पर है इमेजरी, इमेजरी, ये पूछेंगे पेपर में। इमेजरी मतलब एक पिक्चर आपके दिमाग में जा रही है कि कुछ लोग हैं जो वीविंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट की जा रही है। उसके बाद है ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब है यहां पर मेटाफर, लिखो पोएटिक डिवाइस, मेटाफर। मेटाफर के आगे मीनिंग लिखेंगे वहां पर जो उसका मतलब है। डे इज बॉर्न,
मतलब दिन की शुरुआत हुई है, डे इज बॉर्न। आगे उसके बाद में है उसी फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट लाइन, न्यू बॉर्न चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड। उसके नीचे लिखेंगे इमेजरी, उसके नीचे लिखेंगे इमेजरी अगेन। नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में फिर से फॉल ऑफ नाइट जो है, फॉल ऑफ नाइट, वहां पर अगेन इमेजरी है, तो इमेजरी आपने ऊपर लिख कर रखा है तो वहां पर ऐसे एरो कर दो, इमेजरी। साथ में लिखेंगे उसी के साथ में वहां पर है मेटाफर, मेटाफर, फिर से मेटाफर। मेटाफर के आगे लिखेंगे रोमांटिक हाफ लाइट। जैसे शाम के समय समझो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाहर गए, खाना वाना खा रहे हैं, ठीक है, बाबू तुम भी खाओ, बाबू तुम भी खाओ कर रहे हैं, तो उस समय जो लाइट रहेगी इवनिंग में, तो रोमांटिक हाफ लाइट, ठीक है, रोमांटिक हाफ लाइट मतलब शाम का समय, थोड़ा सा दिन, थोड़ा सा रात। मैं बोला था ना यहां पर रोमांस है। लास्ट लाइन, इसी स्टैंजा की लास्ट लाइन, मैरिज व्हील्स, मैरिज व्हील्स को अंडरलाइन करा होगा तुमने, उसके नीचे लिख दो अगेन इमेजरी, इमेजरी। अब ध्यान दो, सेकेंड स्टैंजा में थर्ड लाइन के स्टार्टिंग में लिखा है लाइक, लाइक लिखा है, लाइक। लाइक को अंडरलाइन करके थोड़ा सा लेफ्ट में आकर लिखेंगे सिमिली, SIMILE, सिमिली, स्माइली मत लिखना, सिमिली लिखा। अब फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन, फर्स्ट स्टैंजा थर्ड लाइन वहां पर लिखा है एज, जो ऊपर एज लिखा है उसको भी एरो करके सिमिली के पास लाओ। एंड थर्ड स्टैंजा की थर्ड लाइन में अगेन फिर से एज है, नीचे भी एज है, थर्ड स्टैंजा की थर्ड लाइन, उसको भी एरो करके सिमिली के पास ला लो। सिमिली के तीनों स्टैंजा में एग्जांपल्स है, एज, लाइक, एज, जहां पर हो रहा है डायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन के लिए हम बोलेंगे सिमिली। डन। अब लास्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में मूनलाइट चिल, अंडरलाइन मूनलाइट चिल। मूनलाइट चिल में जैसे कि हमने बूढ़े लोगों को देखा है कांपते रहते हैं, तो ठंडी है रात के समय, अब बुढ़ापा आ चुका है, फर्स्ट स्टैंजा में पैदा हुए, सेकंड में शादी वादी हुई, मजे किए, थर्ड स्टैंजा में मर गए, बूढ़े हो गए, ठीक है, ऐसा। तो थर्ड स्टैंजा की सेकंड लाइन में मूनलाइट चिल, मेटाफर लिखो, मेटाफर, मेटाफर है वहां पर, मूनलाइट चिल। वहां पर दो मीनिंग है। डायरेक्ट मीनिंग अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं एक्सट्रीम कोल्ड नाइट। मूनलाइट चिल का मीनिंग है एक्सट्रीम कोल्ड नाइट। अब मेटाफोरिकल मीनिंग रहेगा उसका डेथ, डेथ, मेटाफोरिकल मीनिंग है उसका डेथ। डन। एक एक करके बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए थे, यहां पर पूरा पोएम खत्म होने को आ गई। बलते बलते नाम से आ रहे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली ऑल, ये कैसा नाम हुआ? कोई पेरेंट अपने बच्चे का नाम अनफॉर्चुनेटली लगेगा क्या? खुद के नाम से आना है, अनफॉर्चुनेट नामों से नहीं आना है तुमको।
3 स्टैंजा है, स्टैंजा 1, स्टैंजा 2, स्टैंजा 3। तीनों स्टैंजा के लेफ्ट हैंड साइड पर एक एक तुमको चीजें लिखनी है, वो मैं बता रहा हूं तुमको, ठीक है। यस, फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। सेकेंड स्टैंजा के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे प्राइम ऑफ लाइफ, मतलब अपन चरम सीमा पर आ गए ऐसा, प्राइम ऑफ लाइफ। या फिर लिख सकते हैं अडल्टहुड, अडल्टहुड। और लास्ट में रहेगा आपका ओल्ड एज, ओल्ड एज। तो यही थी आपकी छोटी सी पोएम बाय सरोजनी नायडू। वीवर्स के ऊपर एक बीच में मूवी भी आई थी, अपना वरुण धवन था उसमें और आपकी अनुष्का शर्मा, क्या नाम था उसका, सुई धागा, सुई धागा मूवी थी, ठीक है। काफी अच्छी मूवी, इंस्पायरिंग मूवी है, अगर आप देखो तो देखना उसको। ऐसा नहीं कि सर ने बोले तो आप हम मूवी देखने बैठेंगे, लेकिन जब टाइम मिले फ्री हो जाओ तब देखना। ये कहीं से इमेज मिली थी मुझे जहां पर इसमें हमको लगता है कि क्या मुश्किल होगा, सुई चाहिए, धागा चाहिए, शुरू करो काम, लेकिन नहीं, उतना आसान नहीं होता। काफी सारे डिफरेंट टूल्स लगते हैं इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है। नॉट इजी टास्क। तो सिंपल सा पोएम, ये पोएम का मीनिंग है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम पैदा होते हैं, सब कुछ नया नया लगता है हमको। ब्लू कलर यहाँ पर बता रहे हैं कि हम फ्रेश फील कर रहे हैं, ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर को फ्रेश इसलिए भी माना जाता है, आपने देखा होगा, ट्विटर ब्लू कलर का है, फेसबुक ब्लू कलर का है, मैक्सिमम चीजें ब्लू कलर में आती है, क्योंकि ब्लू कलर एक ऐसा कलर है जो कलर ब्लाइंड पर्सन भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो न्यूट्रल रखा गया है, और वो न्यूट्रल इसलिए रखा गया है कि सभी जब पैदा होते हैं तो सुपर एक्साइटेड होते हैं। जैसे छोटे बच्चों का आपने देखा है, हर चीज मुंह में डाल लो, खेलो कूदो मस्ती करो, बस यही रहता है आपका, ठीक है। ये हो गया चाइल्डहुड के बारे में, कि जब हम छोटे रहते हैं तब हम बहुत हैप्पी रहते हैं। सेकंड, जब हम जवान हो जाते हैं, तुम्हारी स्टेज की लगभग बात हो रही है, जब जवान हो जाते हैं तब एक्साइटेड हो जाते हैं हम लोग, फिर हमको अलग अलग रंग पसंद आने लगते हैं। यहाँ पर पर्पल और ग्रीन कलर का एग्जाम्पल लिया गया है कि हमको अलग अलग कलर्स पसंद आने लगते हैं, और फिर हमारी शादी वादी करने का बहुत मन करता है, ठीक है। और थर्ड में बोला है सिंपल, कि एक समय के बाद हमारी लाइफ सिंपल एंड सोबर हो जाती है, एंड उसको बताया गया है व्हाइट कलर से, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है एक फ्रेशनेस, यहाँ पर बताया गया है रोमांस, और यहाँ पर बताया गया है स्टिलनेस, कामनेस जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इतनी ही है पोएम, छोटी सी क्यूट सी। अब इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तो। आपको सारे पोएम के अलॉन्ग विद देयर पोएट या पोएटेस के जो भी हैं अपने नाम, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। और ये आप इंडेक्स से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पेपर के पहले ये पता होना चाहिए। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ कि पेपर के पहले क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप बुक के फर्स्ट पेज पे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब एक लिस्ट बना लो, पेपर के पहले क्या करना है, उसको एक हेडिंग दे सकते हो, थिंग्स टू डू बिफोर एग्जाम, ठीक है, थिंग्स टू डू बिफोर एग्जाम। ये आप उसको एक हेडिंग दे दो, और आप लिखोगे पहली चीज, लर्न पोएम नेम्स अलॉन्ग विद पोएट, लर्न पोएम नेम्स अलॉन्ग विद पोएट, क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कहां से लिया गया है, कैसे लिया गया है, ये सब। कुछ और पोएटिक डिवाइसेस है, वो भी लिख लो फर्स्ट स्टैंजा में, और जहां जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में क्वेश्चन मार्क है, और सेकंड स्टैंजा की भी सेकंड लाइन में क्वेश्चन मार्क है। जहां पर भी क्वेश्चन मार्क होता है
चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, या मैं बोलूं चार काइंड के सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड द लास्ट वन इज इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव आपने सुना होगा, ये वर्ड आपने रिसेंटली सुना है टीवी पर, जब मैक्सिमम टाइम ये दीपिका पादुकोण और सबके इंटरोगेशन हुआ। इंटरोगेशन मतलब इनसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, आपकी फेवरेट रिया चक्रवर्ती, इन सबके इंटरोगेशन हुआ। ठीक है, तो जहां जहां पर ये लिखा है क्वेश्चन मार्क, मतलब एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहां पर आप लिखेंगे इंटरोगेटिव टोन, इंटरोगेटिव टोन लिखो, इंटरोगेटिव टोन। ओके, ये दो जगह पर यूज हुआ है, फर्स्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन एंड सेकंड स्टैंजा की सेकंड लाइन। नेक्स्ट, थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन लिखेंगे, पहले या आखिरी में जहां पर भी लिखना है लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा मीनिंग है। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स इसका मीनिंग है एब्सर्ड बट ट्रू, एब्सर्ड बट ट्रू। एब्सर्ड का मीनिंग है अजीब, अजीब, अजीब है लेकिन सच भी हो सकता है। अब वहां पर बोल रहा है वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, क्या बोल रहा है? वीवर्स वीविंग सोलेम एंड स्टिल, वो वहीं पर ये वीवर्स काम है, क्वाइट है, लेकिन हाथ चला रहे। कोई बंदा स्टिल होकर काम नहीं कर सकता लॉजिकली, ठीक है। कोई बंदे को हम बोलेंगे कि काम कर, लेकिन शांति से कर, तो शांति से कैसे करेगा? या बिना कुछ हाथ हिलाए कर, स्टिल रहे, नहीं कर सकता ना। लेकिन हाँ, वो शांति से मतलब बोलने का मतलब ये होता है कि दूसरी तरफ ध्यान मत दे, आवाज कम कर और बातें मत कर और फिर काम कर, उसका ये मीनिंग है। अजीब है लेकिन ट्रू है। इट इज जस्ट लाइक, तुमने ये सुना होगा बहुत बार, लड़कों में होता है कॉमन, लड़कियों का मुझे पता नहीं कैसा होता है, लड़कों में रहता है कि भाई बुला लेना, जब बुलाएगा तेरा भाई पहुंच जाएगा, लेकिन जब बुलाओ तो आता नहीं वो। अजीब है लेकिन ट्रू है, ये होता ना, बोला उसने मैं आऊंगा लेकिन वो आता नहीं है, तो दैट इज पैराडॉक्स, समझे? अजीब है लेकिन ट्रू है। तुमको एग्जाम्पल लिखने लिख लो वहां पर, तेरा भाई बुला, तो ये सब लिख सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बुला लेना तेरा भाई को, तेरा भाई आ जाएगा। गुंडागर्दी में ये होता है यूजुअली। तो ये है पैराडॉक्स। सोलेम एंड स्टिल, सोलेम एंड स्टिल दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, बस एक ही चीज को दो बार बता रहा है वो। जैसे हम लोग बोलते हैं कभी मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत हैप्पी हूं, भाई बात तो एक ही हुई ना, बात तो एक ही है, ठीक है, तो दो बार क्यों बोले? तो यहां पर होता है आपका एक और पोएटिक डिवाइस, दैट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी, TAUTO लॉजी, टोटोलॉजी, TAUTOLOGY, टोटोलॉजी। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हम देखने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसका नाम है इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन क्या होता है, किसी को पता है क्या? यस, एनीबॉडी? इन्वर्जन फिर से बोल भाई, आराम से बोल थोड़ा सा। जंबलिंग ऑफ वर्ड्स। फॉर, ठीक है, जंबलिंग ऑफ वर्ड्स इज करेक्ट। या हम बोल सकते हैं ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। ग्रामेटिकली रॉन्ग
लेकिन क्यों? फॉर राइमिंग पर्पस, ग्रामेटिकली रॉन्ग फॉर राइमिंग पर्पस। सेंटेंस को घुमाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उसको राइमिंग करने के लिए, ठीक है। अब ये कहां पर आया है? ये आया है, ये आप पहले ऊपर लिख दो, ऊपर कहीं ऊपर या नीचे लिख दो कहीं पर बुक में, और बाद में जो हमारी मुद्दे की चीज है उसके बाजू में सिर्फ लिखना इन्वर्जन, ठीक है। लास्ट स्टैंजा की सेकंड लाइन में इन्वर्जन है, लास्ट स्टैंजा सेकंड लाइन इन्वर्जन। सही क्या होना चाहिए था? वहां पर लिखा है व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, वहां बोलना चाहिए था व्हाट डू यू वीव इन द चिल मूनलाइट, क्योंकि चिल जो है ये एडजेक्टिव है और मूनलाइट जो है ये नाउन है, तो एडजेक्टिव तो पहले आएगा ना उसको डिस्क्राइब करने के लिए, समझे? तो इसीलिए चिल मूनलाइट होना चाहिए था, उसने घुमा दिया। एक यहां पर है इन्वर्जन। अपार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन, फर्स्ट स्टैंजा की थर्ड लाइन लिख दो इन्वर्जन, इन्वर्जन। ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्क्योन वाइल्ड, वहां पर उसे लिखना चाहिए था द विंग ऑफ अ हेल्कॉन वाइल्ड इज ब्लू। द विंग ऑफ द हेल्कॉन वाइल्ड, जो कि यहां पर बताया गया किंगफिशर बर्ड, उसका ब्लू है विंग, लेकिन उसने उसको घुमाकर लिखा, इसलिए यहां पर हो गया इन्वर्जन। एक और है, और ये लास्ट वन, यह हम बोल सकते हैं सेकेंड लास्ट। एक तो आपको हर जगह दिख रहा है, देखो एक कॉमन है जो शायद मैंने अब तक बताया नहीं आपको, फिगर ऑफ स्पीच हर जगह दिख रहा है, वो बताओ कौन सा है? वीवर्स वीविंग, वीवर्स वीविंग, यस। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन, रिपीटेशन भी बोल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों लिखेंगे, रिपीटेशन एंड अलिट्रेशन। रिपीटेशन, अलिट्रेशन। अलिट्रेशन कचरा है, ये हर जगह रहता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इसको लिखेंगे नहीं। अगर कहीं पूछा आपको तो अलिट्रेशन तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे जो रहेंगे इंपॉर्टेंट वो भी लिखने पड़ेंगे आपको। सिर्फ अलिट्रेशन लिख के छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। एक रिपीटेशन है, दूसरा अलिट्रेशन है। WW का साउंड वहां पर रिपीट हो रहा है मैक्सिमम जगह, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में WW, वीवर्स वीविंग, सेकंड लाइन में अगेन W रिपीट हो रहा है, वाई वीव, एंड थर्ड या लास्ट लाइन में अगर मैं बोलूं, थर्ड लाइन में भी W रिपीट हो रहा है, विंग वाइल्ड, एंड लास्ट लाइन में अगेन वी वीव। लगभग हर जगह WW रिपीट हो रहा है बेटा, ठीक है। रिपीटेशन एक और जगह है, वी वीव। देखो सभी स्टैंजास की लास्ट लाइन में भी रिपीटेशन है, वी वीव, वी वीव, वी वीव। लिख दो उसको सिमिली के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जैसे हमने सिमिली लिखा था तीनों को एरो करके एक ही जगह पर, वैसा भी लिख सकते हो। एंड द लास्ट वन इज योर क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स का पहले मीनिंग लिख लो ऊपर। किसी को पता है क्या क्लाइमैक्स का मीनिंग? यस, एनीबॉडी? नोबडी? समबडी? नहीं, ठीक है। क्लाइमैक्स का मीनिंग लिखेंगे, सबसे पहली चीज जो क्लाइमैक्स होता है उसमें होता है रिदम, ठीक है। रिदम होता है, RHYTHM, रिदम। लेकिन ये रिदम एक ऑर्डर में होता है, और वो ऑर्डर होता है अपना रिदम इन असेंडिंग ऑर्डर।
जिसको असेंडिंग की स्पेलिंग नहीं आती वो इंक्रीजिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड, शाबाश, सही लिखा भाई, लगभग। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस इन रिदमिक मैनर, करेक्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो रिदम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये कहां पर यूज हुआ है? ये लगभग हर एक लाइन के, सॉरी हर एक स्टैंजा के फर्स्ट लाइन में हुआ है। एवरी स्टैंजा फर्स्ट लाइन इज क्लाइमैक्स, ऐसा ग्रोइंग इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है वहां पर, मतलब वो लाइन एक तरह से ग्रो कर रही है, ठीक है। कभी कभी एंटी क्लाइमैक्स भी होता है, वहां पर होगा डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। लेट मी चेक यहां पर कहीं एंटी क्लाइमैक्स है क्या? यस, थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में, थर्ड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन, वहां हम बोल सकते हैं कि क्लाइमैक्स नहीं होते हुए एंटी क्लाइमैक्स है। सोलेम एंड स्टिल, मतलब वो एक जगह पर जाकर रुक रहा है, वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उसका ग्राफ। पहले वो लोग काम कर रहे थे, फिर वो लोग सीरियस हो गए या क्वाइट हो गए और उसके बाद में स्टिल हो गए, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है वहां पर, सोलेम एंड स्टिल, वहां हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स नहीं है, एंटी क्लाइमैक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। डन। अब इस पोएम में जो भी मैंने बताया, किसी को भी कहीं पर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो व्यूअर्स है उनके काम के थ्रू हमको 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ बताई गई है। इसको अगर मैं शॉर्ट में, पहले मैं लिखवाने वाला था इसको शॉर्ट में, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले पैराग्राफ में जहां पर सरोजनी नायडू की फोटो दी है, और उसके सेकंड स्टैंजा, सॉरी उसका सेकंड पैराग्राफ जो है, दैट इज इटसेल्फ द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का ये पोएम कंप्लीट होता है और आज का क्लास भी। कल मिलेंगे सेम टाइम, ठीक है, 6 बजे। टाटा, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।